वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज दोस्तों जैसा आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ का लास्ट वीक चल रहा है और 16 अक्टूबर से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि एग्ज़ाम होने से जस्ट एक वीक पहले मैं एक आपके लिए सेशन लाऊंगा। जो लोग काफ़ी नर्वस फील कर रहे हैं कि मेरी प्रिपरेशन अभी की डेट में क्या है और इन 7 दिनों में क्या होगी, तो इसके ऊपर मैं एक आपको छोटे से कुछ टिप्स बताऊंगा जिस आप 7 दिनों में कैसे अपने शेड्यूल को यूटिलाइज करेंगे और उन 7 दिनों में काफ़ी कुछ आप फोकस कर सकते हैं। फाइन। तो पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी आज की डेट से अगर मैं बताऊँ और अगर आपका एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को है तो आप ये सोच लो कि आने वाले लगभग आपके पास 9 से 10 दिन जो भी बचे हुए हैं जिनका फर्स्ट फेज में एग्जाम्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा अभी शेड्यूल अपना टाइट रखना होगा। टाइट इन द सेंस में क्योंकि रिवाइज उनको बहुत ज़्यादा करना होगा, क्योंकि आपने पढ़ा बहुत कुछ है। अभी अगर आप कुछ नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उन नई चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, नए टॉपिक पिक करने में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो अभी आप क्या करो, जितना भी आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज कर लो। दैट इज़ अ बेस्ट ट्रिक फॉर यू। अगर आप अपने पुराने रिवाइज फॉर्मेट को अगर यहाँ पर बरकरार रखोगे तो एग्जाम्स में एटलीस्ट आपका वो पोर्शन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना जिस पे आपने प्रैक्टिस खूब की है। फाइन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट रिस्क इन द एग्जाम। अगर पेपर टिपिकल आता है तब आपको क्या करना है। अगर पेपर आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम आपका प्रीलिम्स का है अगर वो एसबीआई पीओ जैसा आ गया तब आपको क्या करना है। बहुत सारी सर्कमस्टांसेस है वहाँ पर, ओके। लेकिन पूरा का पूरा लेवल कहाँ पर मेंटेन होगा, आपके मॉक टेस्ट के ऊपर मेंटेन होगा कि आपने कितने मॉक दिए हैं और कितना आपने उसमें सेल्फ इवेल्यूएशन किया है। फाइन। तो कैलकुलेट रिस्क करने के लिए मैं आपको यही एक सलाह देना चाहूँगा कि जितने भी आपके टॉपिक हैं जिस पर आपको लगता है कि आपकी कमांड बहुत अच्छी है और एग्जाम्स के नज़रिए से इंपॉर्टेंट भी हैं, तो अगर आपने उनको पहले पढ़ रखा है तो केवल केवल आप उनको रिवाइज कर लो और उन पर प्रैक्टिस कर लो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये सोच लो कि मॉर्निंग में अगर आपके पास 9 o'clock का टाइम है और इवनिंग में अगर 9 o'clock है तो ये 12 घंटे का टाइम होता है। इस 12 घंटे के टाइम में सारी चीज़ें निकालने के बाद अगर आपने लगभग 6 से 7 घंटे भी डिवोट कर दिए इन आने वाले 10 दिनों तक में, तो काफ़ी कुछ आप यहाँ पर अपना परसेंटेज इंक्रीज कर लोगे अपने सिलेक्शन का। फाइन। क्योंकि देखो, प्रैक्टिस जो ज़्यादा करेगा वो एग्जाम्स की रेस में आगे बढ़ेगा। फाइन। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, मुझे बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल ऐसा मत करो। ठीक है। आप क्या करो, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लो और जो सॉलिड टॉपिक हैं, अगर आपके पास अभी 10 दिन का टाइम है, कुछ के पास 15 का होगा। फाइन। क्योंकि 16 के बाद एग्जाम्स 22 को है ना, तो इसलिए जिनके पास थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो उन्होंने पजल्स पे प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो लोग पजल्स पे प्रैक्टिस कर लो। फाइन। क्योंकि पजल्स पे प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि एग्जाम्स में अगर हमें जो पजल हम पहले बना चुके हैं और हमें वही टाइप की पजल एग्जाम्स में मिल जाएगी, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप वो पजल 2 मिनट पहले सॉल्व कर दोगे। फाइन। अब कुछ लोग कहेंगे कहाँ से पजल सॉल्व की जाए, और पजल्स तो होती नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रही है। तो प्रीलिम्स में ज़्यादा टिपिकल पजल्स नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी। हमें अपनी तैयारी जो है वो होल सोल करके जाना है कि पेपर टिपिकल आ जाएगा तब भी मुझे अपना 100% देकर आना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे अपना आपको चेंज करना है। फाइन। तो पहली चीज़ आप ये समझ लो कि एक के कुंदन की बुक जो मैंने रिकमेंड भी पहले आपको की थी, के कुंदन की एक पजल की बुक है और वो बुक ठीक है, उसमें पजल्स जो है वो थोड़ी हार्ड दी हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा पहले आप उनके सॉल्यूशन देख लें और 1 से 2 बार बनाओ पजल्स, तब आपको आसानी से पजल्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। फाइन। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर पेपर की क्वेश्चंस टफ आ गए तब उस केस में क्या करोगे। अगर पेपर आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जैसा आ गया तब आपको क्या करना है। देखो, सीधा बता रहा हूं, 100 क्वेश्चंस तो हमारे होते हैं टोटल, उसमें से हमें ये मान के चलना है कि 60+ अगर मैंने अटेम्प्ट वहां पर कर दिए, ऐसा नहीं कि आपको करने ही करने हैं। अगर आपने 60+ क्वेश्चंस ओवरऑल अटेम्प्ट कर दिए तो ये बहुत फेयर अटेम्प्ट होगा, आपका बहुत गुड परफॉर्मेंस माना जाएगा। फाइन। लेकिन क्या करना है, इनफ टाइम आपको डिवोट करना होगा और कम से कम आप ये मान के चलो कि 20-20 क्वेश्चंस तो मुझे हर एक सेक्शन से कर ही लेने हैं, अगर पेपर का लेवल बहुत टिपिकल हो जाता है तब। फाइन। देखो, एसबीआई पीओ से अगर मैं कंपेयर करूं, एक तरफ एसबीआई पीओ को रख दो, एक तरफ आईबीपीएस पीओ को रख दो। फाइन। वैकेंसी वाइज बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर वैकेंसी लगभग 2000 आती हैं। फाइन। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर इस बार वैकेंसी अगर बात की जाए तो अप्रॉक्स 9000 है। फाइन। और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट बराबर है। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर भी 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था तो यहाँ पर भी 15 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। फाइन। लेकिन
पेपर का लेवल जो है, अगर यहाँ पर 21 लेवल का पेपर आ रहा है तो आप ये मान के चलना कि आईबीपीएस में 20 लेवल का पेपर तो आता ही आता है। बहुत ज़्यादा पेपर के लेवल में फ़र्क नहीं होता है। लास्ट ईयर लोगों से रीजनिंग के पेपर हिले नहीं थे क्योंकि पजल्स इतनी टिपिकल वहाँ पर डाल दी थी, लोगों ने सोचा नहीं था। फाइन, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आने वाले 10 दिन में अगर आप पर डे 2 पजल नई टाइप की बना रहे हैं, आप कितना भी टाइम लो, ठीक है, पजल अगर आप बना रहे हो तो आपको क्वेश्चंस बनाने में फिर एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आप ये मान के चलो 2 पजल रोज बनाऊंगा, 10 डेज में कितनी हो गई, 20 पजल हो गई। अब इन 20 पजल को, एक पजल को आप 2-2 बार बना लो, फाइन, तो आपको केसेस तैयार हो जाएंगे, पॉसिबिलिटीज मालूम चल जाएंगी, कितनी पॉसिबिलिटीज वहां पर बनेंगी। तो जो लोग अगर इस बिहाफ पर प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, केवल वही लोग इस पेपर की रेस में आगे निकलेंगे जो सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मतलब हाई लेवल रीजनिंग वाले को बहुत प्रायर रखेंगे। फाइन, तो उसको आपको प्रायोरिटी में रखना है। ओके, तो ये चीज़ तो आप पहले समझ लो। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग के सेक्शन में मैंने अभी आपको जैसा पीछे भी बताया था कि रीजनिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर हैं, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने छोटे मोटे टॉपिक बना लिए हैं, जैसे मैं आपको यही कहूँगा कि प्रीलिम्स के हिसाब से अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग को लोअर वर्जन में रखना चाहूँगा, फाइन, ये बहुत टिपिकल टॉपिक तो नहीं है, आसान है, एग्जाम्स में प्रोबेबली है कि आए या ना आए, ऐसे भी का चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर पजल्स और जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ये दो तो हमारे एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। और 35 नंबर की रीजनिंग आएगी आपकी, ये भी पता है आपको। और इन 35 में से अगर ये 20 नंबर के आ जाते हैं तो आपके पास कितने नंबर बनते हैं, 15 नंबर का अदर सेक्शन बनता है। और इस 15 में भी 20 की अगर आपकी पजल हो गई, और इन 15 में भी हाई लेवल हो सकता है, डेटा सफिशिएंसी डाल सकता है एग्जामिनर, क्योंकि उसको तो पेपर टिपिकल बनाना है, क्रीमी लेयर को पिक करना है जो अच्छे नंबर ला सके। फाइन, तो आप ये ध्यान रखना कि अभी जो भी आपके पास 8 से 7 दिन का टाइम है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप ये मत सोचो कि मैं पजल और सीटिंग अरेंजमेंट तो अब नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचो। कोई भी रीजनिंग की बुक उठाओ, कोई भी आप अपना स्टडी मटेरियल उठाओ, लेकिन आप उसके सेट बनाने चालू कर दो। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, जो ट्राई करेगा केवल उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। फाइन, तो आप ट्राई करो। अगर आप एक सीटिंग अरेंजमेंट को, अगर कोई पहली बार बंदा जो फ्रेशर है वो सीटिंग अरेंजमेंट को अगर 30 मिनट में भी घर पर बैठकर सीटिंग अरेंजमेंट बनाता है, तो अगर वो वही क्वेश्चन दोबारा बनाएगा तो आपको पहले केस पता चल जाएंगे कि पॉसिबिलिटी कितनी बनती है। अंदर जाकर कभी 2 पॉसिबिलिटी बनती है तो इनकी भी 2-2 बन जाती हैं। फाइन, और फिर इसमें से 3 कैंसिल हो जाती है, फिर एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, फिर इसकी भी अंदर 2 बन जाती हैं। तो अगर हमें केसेस पता होंगे कि पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पर बन सकती हैं, फाइन, तभी तो हम एग्जाम्स में वो क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। लेकिन ट्राई करना जरूरी है। अगर आप घर पे कितना भी टाइम ले लो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो हमें अपना 100% देना होता है ना वहाँ पर। तो आप ये ध्यान रख लो कि अभी प्रैक्टिस करते टाइम पर हम अपनी जो चीज़ें सीख रहे हैं इसमें गलतियां कर लो, लेकिन एग्जाम्स में गलती फिर आपकी नहीं होगी। फाइन, तो इन चीज़ों को ध्यान रखो और अपना टारगेट सेट करके क्वेश्चंस को सेट करो। जैसे आप पहले दिन किसी टॉपिक को करने बैठे तो आपको अगर 10 मिनट उस पजल को लगे, तब आप ये मान लो कि यार अब नेक्स्ट टाइम अगर ये पजल दोबारा मुझे दिख गई तो मुझे ये पता है कि मैं इसको 6 मिनट से कम में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, 6 से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। फाइन, क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है, इस टाइप की पजल्स याद हो गई हैं। बहुत ज़्यादा टाइप नहीं है, कैटेगरी वाइज पजल हैं और हमारी फ्लोर वाइज पजल्स हैं, ओके, और डेज वाइज पजल्स हैं। फाइन, और कुछ हमारी मिक्स पजल हैं। तो आप ये मान चलो इन 3 में से अगर आपकी 2 पजल भी ढंग की आ गई एग्जाम्स में, तब आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इन पर प्रैक्टिस करी है खूब सारी, किसी भी बुक से मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो, लेकिन वो बुक के सॉल्यूशंस ठीक होने चाहिए। फाइन, तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप बीएससी के स्टैंडर्ड मटेरियल को उठाओ। बीएससी की क्वालिटी ठीक है, उसमें एरर्स बहुत माइनर लेवल पर है। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि 98% मतलब बुक ठीक है, उसमें एरर्स आपको नहीं जल्दी मिलेंगी। फाइन, इस चीज़ का पहले ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि कभी भी आप ये मत सोच लेना कि अगर आपकी टैब पर सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, यहाँ पर रीजनिंग आया, जब आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे यहाँ इंग्लिश है और यहाँ पर क्वांट है, तो कुछ लोग सोचेंगे यार किस टॉपिक से उठाऊं। तो मैं आपको यही कहूंगा जो टॉपिक आपका बेस्ट हो, जिसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, केवल आप वही टॉपिक पिक करो। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, अगर आपका स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर हो जाता है, फिर क्वेश्चन हमसे बहुत स्पीड में बनने चालू हो जाते हैं। और जो लोग अभी टेंशन ले रहे हैं कि मेरे मॉक में, मैं आपको बता दूं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके क्वेश्चंस ये हैं कि सर मेरे मॉक में अगर जो भी मैं कोई मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो उसमें मेरे 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत टिपिकल मुझे लग रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी आपका अगर कम है तो आप इसको अभी इंप्रूव कर सकते हो, 40 से 50 और 60 पहुंच सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम्स में ही आप डायरेक्ट 40 लाओगे तो आप आपके नंबर कहां से आएंगे, कहीं नहीं आएंगे।
तो जो अभी गलतियां कर रहे हैं इनको फिर से दो, फिर से करो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि बैंक के एग्जाम्स में क्या होता है, जो आप पीओ का एग्जाम्स देने जाते हैं ना, तो पीओ का मतलब प्रोविजनरी ऑफिसर तो बाद में होता है, लेकिन पहले क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफिसर। जितनी ज़्यादा जिसकी प्रैक्टिस होगी वो उतने अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर बना सकता है। तो सारा सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस का है। फाइन। और प्रैक्टिस जितनी स्ट्रांग आप कर लोगे उतने अच्छे आपके नंबर्स आ जाएंगे। फाइन। तो मैंने आपको बता दिया कि हम सैलोगिज्म के क्वेश्चंस को अभी हम हल्के में नहीं लेंगे। अब देखो छोटे क्वेश्चंस हमने बना लिए, तो आप पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस ट्राई करो। पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस आपने बना लिए, फिर आप डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स वाले क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। तो सैलोगिज्म का भी आपने हाई लेवल कर लिया। फाइन। जब सबके आपके हाई लेवल हो गए तब आपको प्रॉब्लम्स वहां पर कम आएगी। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को एक साथ लेकर मान के चलो कि पर डे मुझे इस पर कम से कम 3 घंटे देने हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है मेरा वीक है और इसमें क्वेश्चंस जो है थोड़े अटपटे आते हैं, तो यहाँ पर तो टाइम देना आपको पड़ेगा। फाइन। इन इक्वलिटी में मैं आपको बता चुका हूँ, सारे के सारे टाइप हमने डिस्कस कर दिए हैं। कुछ लोग अभी भी इस चीज पर कंफ्यूजन में है कि सर मुझे ये नहीं पता है कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। इसमें क्या होता है, देखो जब a b के बराबर नहीं है इनइक्वलिटी में, तो a क्या होगा, या तो b से बड़ा होगा या फिर a क्या होगा, b से छोटा होगा। यही दो रिलेशन तो बीच में बनेंगे। फाइन। अगर इनके बीच में रिलेशन दिया ही नहीं दिया, ये a है और ये b है, अब ये दोनों बराबर नहीं है, मैंने मना कर दिया बराबर नहीं, तो एक केस ये बनेगा एक केस ये बनेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में अभी तक तो नहीं आए हैं। फाइन। ओके। लेकिन आपको करना क्या है, थोड़ा सा वहां पर लॉजिक लगाना है। ठीक है, क्वेश्चंस सब आराम से बन जाएंगे। फाइन। दूसरी चीज, इनपुट आउटपुट की बात अगर की जाए, देखो इनपुट आउटपुट में तो मैं अभी आपको बता दूं, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा फाइन, तो वो इतना ज्यादा आपको डबल शिफ्टिंग का तो क्वेश्चंस वहां पर नहीं देंगे। इनपुट आउटपुट का जो क्वेश्चन होगा प्रीलिम्स में वो डबल शिफ्टिंग का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डबल शिफ्टिंग के क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगता है और वहां पर 60 मिनट का टाइम है। 35 क्वेश्चन हमें रीजनिंग के बनाने हैं, 35 हमें मैथ्स बनाने हैं और 30 इंग्लिश बनाने हैं इन 60 मिनट में। तो एग्जामिनर खुद जानता है कि मैं डबल शिफ्टिंग अभी ना देकर यहाँ डायरेक्ट उससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और देखता हूँ कि उसने इस टॉपिक को उसको जानता है नहीं जानता है। लेकिन ये रेयरली चांसेस हैं। ये पता है कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट तो आएंगे आएंगे, सलॉक्स हमारा आएगा और इनइक्वलिटीज भी हमारी आएगी, लेकिन ये सब हमारे जो इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग है ये हमारे ऑप्शनल हो सकते हैं। ओके। अगर ये आ गए तो वेल एंड गुड, लेकिन हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, जिस टॉपिक पे हम बहुत स्ट्रांग हैं उस चैप्टर को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, मतलब उस लेवल को आपको कंप्लीट करना है। रीजनिंग को कर लो या फिर इंग्लिश को कर लो या फिर क्वांट को कर लो। फाइन। ये 3 चीजें आप समझ लो। अब मैं बात करूंगा क्वांट की। तो देखो क्वांट में तो केवल आप अभी एक ही चीज की प्रैक्टिस करो, डीआई। डीआई में सारे केसेस तैयार कर लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डीआई तैयार कर लो और इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई तैयार कर लो। फाइन। पाई चार्ट में 2 पाई चार्ट वाली डीआई तैयार कर लो। एक जो वो होती है डीआई रडार वाली डीआई, जिसमें मकड़ी के जाले टाइप के बने होते हैं। फाइन। तो इस डीआई को मैं आपके प्रीलिम से पहले करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अभी मैं इस पर काम कर रहा हूं और बहुत जल्दी आप तक ये डीआई आ जाएगी। फाइन। तो देखो डीआई के लिए क्या है, केवल प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी की है। द मोर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस the less are the chances that you will come across an unfamiliar questions। इसका मतलब ये है कि अगर आप जितनी ज़्यादा अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएगा वो आपका ऐसा नहीं होगा कि जो आपने कभी देखा ना हो। अगर प्रैक्टिस स्ट्रांग है तो एग्जाम्स में वही क्वेश्चन आएगा ना जो हमने प्रैक्टिस की है। डीआई पे बहुत ज़्यादा फोकस करो और दूसरी चीज़ सीरीज के ऊपर थोड़ा अच्छे से फोकस कर लो, क्योंकि अगर हमारी वहाँ पर 2 या 3 डीआई आ गई तो आप ये मान के चलो 12 नंबर की डीआई हो जाएंगी, अगर 4-4 नंबर की एक डीआई आती है तब भी। और 5 क्वेश्चन हमारे ये हो गए, 17 हमने सॉलिड वहां पर कर लिए, 17 नहीं तो 15 तो यहाँ पर सॉलिड हो गए। अब बचा क्या मेरा, लगभग 20 नंबर का जो और बचा है अरिथमेटिक वाला पोर्शन है, या फिर मुझे एक सीरीज अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन के लगभग मुझे 5 क्वेश्चन मिल गए, या फिर मुझे 5 क्वाड्रेटिक मिल गए, तो स्कोर अच्छा हो जाएगा वहां पर। लेकिन मेन की फैक्टर क्या है, की फैक्टर है कि हमें डीआई को नहीं छोड़ना है। कुछ लोग डीआई को ऑप्शन में रखकर पेपर अगर सोच रहे हैं, तो अगर एग्जाम्स में पेपर एसबीआई पीओ लेवल का आ गया तब वहां पर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो अभी आपके पास टाइम है, 10 डेज का टाइम इनफ होता है अगर हम प्रॉपर तैयारी करें तब। लेकिन हमें कभी भी हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाना इन द सेंस में मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल चीज बता रहा हूँ कि एस्पेरेंट्स क्या बेसिकली करते हैं। पेपर अगर आपका सपोज करिए 16 तारीख को है, तो क्या होता है इससे जो 5 दिन पहले होते हैं उन लोगों के लिए बहुत टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मैं रीजनिंग भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और इस केस में वो कुछ नहीं कर पाते। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, कम से कम जो आपके कोर टॉपिक हैं
उन पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो और उनको रिवाइज करो, और पेपर की टेंशन मत लो कि पेपर कैसा आएगा। फाइन, बस हमें क्या करना है, अपना 100% देना है जैसा भी एग्जाम्स आएगा। अगर टफ पेपर आएगा तो वो हमारे लिए भी टफ होगा और सबके लिए टफ होगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए टफ है और औरों के ईजी है, क्योंकि आप ये मान के चलो कि अगर आपने बहुत ईमानदारी से प्रिपरेशन की है तो आप वैसे ही 40% लोगों से तो आगे हो अभी एग्जाम देने से पहले। 60% से आगे तब आप हो पाओगे जब आप यहाँ पर अपने इस 40% जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है उसको आप यूटिलाइज वहाँ पर करोगे। फाइन, ये चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तीसरी चीज़, इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ, हमें क्या करना होगा, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट और ये एरर स्पॉटिंग, ये वाले 3 सेट उठाने होंगे। पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एरर करेक्शन इन स्पॉटिंग, और अगर वहाँ पर डबल फिलर आ गया तब हमारा काम आसान वहाँ पर हो जाएगा। पहली चीज़, पैसेज पर एक बार नज़र मार लेना। अगर इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज है, ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है, आपने द हिंदू पढ़ा है, द इंडियन एक्सप्रेस आपने पढ़ा है, इकोनॉमिक और बिजनेस हेडलाइंस आपने पढ़ी हैं, तो आपको अगर वहाँ पर इन्फ्लेशन से आ गया, ठीक है, तो आप पैसेज बना लोगे, क्योंकि आपको वहाँ पर वर्ड मीनिंग पता होंगे और आपको ये पता है कि सेंस कैसे लगाना है, यहाँ पर कैसे लॉजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश करना है। ओके, अगर स्टोरी बेस्ड पैसेज है तो मैं आपको जरूर कहूँगा कि आप उस स्टोरी को ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लगभग आप ये सोचो कि एक बड़ा पैराग्राफ होगा और बाद के 2 छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे, प्रीलिम्स के हिसाब से बता रहा हूँ, और इसमें लगभग 8 क्वेश्चंस आपके होंगे इस पैसेज पर। तो अगर कोई स्टोरी है, राम सीता की कहानी दे दी, या फिर किसी जंगल में राजा या फिर किसी बहलिये ने शिकार किया उसकी कहानी दे दी, तो कहानी पढ़ने के बाद तो क्वेश्चंस निकालने थोड़े आसान हो जाएंगे ना। इसमें 2 क्वेश्चन केवल टिपिकल पढ़ेंगे, बाकी आप 6 क्वेश्चन आसानी से बना दोगे। लेकिन ध्यान रखना, पैसेज में क्या करना कि जो कभी भी हमसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, फाइन, तो हमें क्या करना है, जहां पर वो बोल्ड वाला वर्ड हमें जिस पैराग्राफ में दिया होता है, फाइन, उस पैराग्राफ में जाकर वो वाली लाइन पूरी एक बार पढ़नी होती है। लाइन पढ़ते ही उस वर्ड का मीनिंग मुझे समझ में आ जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिनोनिम और एंटोनिम्स लगा सकते हो। ओके, तो कुछ लोग इसको छोड़ के मत आओ, क्योंकि इस पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा सा लॉजिकल सेंस लगाना होता है यहाँ पर, तो आप आसानी से लिंक बना के कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है ना, वोकैब वाला पार्ट एकदम अप टू द पॉइंट नहीं पूछा जाता है, वहां पर पैसेज में जो लाइन लिखी है उसके सेंस के अकॉर्डिंग आपको उस वोकैब का आंसर देना होता है। ओके, ये चीज का ध्यान रखना। तो आपका तीनों सेक्शंस हो गए यहाँ पर। दूसरी चीज, हमें अपने 1 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है, मैंने आपको एक चीज बता दी है। अगर आपका खुद का एक टाइम सेट हो चुका है, आपने स्पीड टेस्ट दे देकर, तब तो आप अपना खुद का फॉलो करो। लेकिन जो एक ऑर्डिनरी जनरल व्यू दिखाऊंगा, 60 मिनट्स हैं, 15 मिनट आप इंग्लिश को दे दो, 20 रीजनिंग को और 25 क्वांट को। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये सफल कर सकते हो। अगर आपका क्वांट बहुत स्ट्रांग है तब आप क्वांट को 20 दे दो और रीजनिंग को आप 25 दे दो। फाइन, क्योंकि पजल जब करने बैठूंगा और इधर डीआई करूंगा तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। मुझे ये पता है कि पजल्स में टाइम लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। सेम केस डीआई में, अगर दोनों पढ़ी हुई आएंगी तो आसानी से हम कर देंगे। फाइन, अब इंग्लिश में तो हमें यही टाइम रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर मुझे एक बार में बनाने पर आ गया तो आ गया, बस ये फॉलो करना। ओके, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, किन चीजों को आपको अवॉइड करना है एग्जाम्स में। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं करके आएंगे, उनको हम छोड़ देंगे। फाइन, पहली चीज गैस मारना, जो लोग तुक्के मारते हैं। देखो, पैरा जंबल के क्वेश्चंस में मैं बता रहा हूँ, कम से कम 20% जो आईबीपीएस की जनता है ना, वो तुक्के मार के आती है और वो फेल हो जाते हैं उस वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको पता है, जब आपके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ABCDEF, यहाँ पर हमारे 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आए हमारे, ठीक है, 3 4 5, क्या करा, सब में ए लगा दिया, इसमें ए लगा दिया, सोचा कि यार एक तो ठीक हो ही जाएगा ना, या फिर लगा दिया 2 में बी लगा दिया और 3 में सी लगा दिया। पता चला सारे गलत हो गए। ए वाले में तो पॉसिबिलिटी है कि 1 नंबर तो ठीक हो ही जाएगा ना, लेकिन फिर भी आप यहाँ निगेटिव ले रहे हो ना। आपने क्या करा कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन गलत किए, 1 नंबर आपने ठीक कर दिया। तो जब आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तब यहाँ कितने मिले, 1.25 मिला। ओके, और 1 क्वेश्चन आपने यहाँ पर ठीक कर दिया। ये 6 क्वेश्चन की दास्तान बता रहा हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप नेगेटिव में रहोगे ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि हमें वहाँ पर ये गैस वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगाना। आप जितना भी करो, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आप फिर भी गैस मत दो। फाइन, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक का एग्जाम कभी भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप गैस करने से नहीं निकाल सकते, ये इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे। फाइन, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ना 0.25, तो आप कहाँ से गैस लगाओगे। जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव हो जाएंगे, नंबर आपके 0 से माइनस में आएंगे, या तो 0 आएंगे या फिर माइनस आएंगे, ये दोनों में से आएंगे। दूसरी चीज,
किसी भी सिंगल क्वेश्चन पे अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ के आपको लगा कि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है और मैं कर लूंगा, तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, वरना उस पर टाइम देने से फायदा नहीं। अगर आपने किसी क्वेश्चन को 3 मिनट में अगर आपने सॉल्व किया एक नंबर का क्वेश्चन, तब आप देख लो यार कि 57 मिनट्स बचा है और यहाँ पर 99 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक मेंटली प्रेशर हो जाएगा। फाइन, तो उन क्वेश्चंस को हम करें जो फिल्टर करना होता है, सब कुछ हमें क्या होता है, फिल्टर करना होता है। जिन पे हमारी कमांड अच्छी है हम उन क्वेश्चंस को फिल्टर करके एग्जीक्यूट पहले कर देंगे। ओके, और हमारे पास टाइम बच भी गया तो हम बचे हुए क्वेश्चन को फिर बनाएंगे। ओके, वैसे ऐसी नौबत आती नहीं है, एक बार ही बंदा थ्रू आउट कर पाता है रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश पे एक बार में खत्म करके फिर उसके टाइम लास्ट में 2 मिनट 31 सेकेंड दिखते हैं वहां पर, क्योंकि लाल जब 5 मिनट लास्ट के रह जाते हैं तब आप ये मान के चलो कि उसमें 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आप बनाने बैठोगे तब आपसे छूटने के चांसेस हैं। फाइन, तो इसलिए ध्यान रखना कि लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं उसमें तो आपके एक एक 2-2 नंबर वाले ही हों, लेकिन स्टार्टिंग के 50 मिनट आपके अच्छे यूटिलाइज होने चाहिए। इन चीज़ों पर अगर आपने पकड़ बनाई तब आप आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके, अब दूसरी चीज़ मॉक के ऊपर मैं एक बात आपको बस यही बताना चाहूँगा कि केवल एक ही रामबाण इलाज है, वो क्या है आपका मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट के ऊपर हमने अच्छी पकड़ कर ली, देखो मॉक मैंने देना तरीका बताया है कि ऐसा नहीं होता है कि हमने मॉक टेस्ट 60 मिनट का आया और मैंने दे दिया और उसके बाद मैंने सोच लिया अरे मेरे यहाँ पर 43 मार्क्स आए हैं यार, एग्जाम्स में फाइनल जब एग्जाम होगा तो वहाँ पर तो मैं 60 प्लस कर ही दूंगा। पहली चीज़, अगर आपके 43 मार्क्स आए हैं तो आप ये देखो मेरे क्वेश्चन गलत कहाँ पर हुए और किस एरिया में गलत हुए। जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया अगर उसके क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उस टॉपिक को रिवाइज कर दो, क्योंकि वो तो आपका पढ़ा हुआ है ना। रिवाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जितना आपका सॉलिड रहेगा, एग्जाम से पहले हम रिवीजन ही कर सकते हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस, क्योंकि कोई नया टॉपिक उठाना तो हमारे बस की बात नहीं है ना, क्योंकि वो हमें सीखने में टाइम लग जाएगा। फाइन, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना। मॉक में आपको क्या करना है, सेल्फ इवेल्युएशन करना है कि मैंने मेरा वीक एरिया कौन सा अब हो गया है। फाइन, तो अपने वीक एरिया पर आपको बहुत ज़्यादा फिर से मतलब करने की ज़रूरत है कि हमने जो मॉक दिया है उसको हम कैसे और अच्छा इंप्रूव करें। ओके, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप फॉलो करोगे तब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लगभग कुछ ऐसे यूजर हैं जो पहली बार ये पेपर देने जा रहे हैं। जो यूज़र पहली बार IBPS PO का एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा आप लाइव लुक एंड फील इंजॉय कर सकते हैं कि एग्ज़ाम्स में आपको कैसा इंटरफेस मिलने वाला है। तो आप IBPS की वेबसाइट खोलो और वहाँ पर आपके लेफ्ट कॉर्नर पर मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा। मॉक टेस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो खुल जाएगी। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो एग्जाम्स में मेन इंटरफेस मिलेगा और किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस और कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, सारे इंस्ट्रक्शंस सेम एज इट इज़ वहाँ पर होंगे। तो इन चीज़ों को भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में डाल दे रहा हूँ। फाइन, तो ये वीडियो देखने से क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा ना अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं कि यार अब मुझे पजल्स बनानी है, कुछ भी हो जाए। अभी तक मैं पजल्स नहीं बना रहा था, लेकिन अब मैं फ्रेश माइंड लगाकर पजल्स बनाऊंगा, सिटिंग अरेंजमेंट बनाऊंगा, डेटा इंटरप्रिटेशन बनाऊंगा, क्योंकि ये हमें रेस में आगे लाएंगे। फाइन, लेकिन बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है। जिसको परसेंटेज नहीं आता है, रेशियो नहीं आता है, उसको बेसिक्स ही नहीं आते हैं, तो वो डायरेक्ट DI नहीं बना पाएगा ना, क्योंकि DI करने से पहले हमें 4 चीज़ें आनी जरूरी हैं, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये सारी चीज़ें हमें आनी जरूरी हैं, क्योंकि तभी तो हम वहाँ पर कर पाएंगे क्वेश्चंस को। फाइन, तो ये फंडा आप वहाँ पर याद रखना। और लास्ट मोमेंट में मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आप होपलेस मत होना, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। फाइन, बस करना क्या है, पेशेंस रखना है। पेशेंस ऑलवेज पेज ऑफ। आपको पता है कि धैर्य हमेशा आपको सफलता दिलाता है और उससे फ़ायदा होता है। तो पेशेंस रखो और अपने वीक एरिया पर प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं है, आने वाले 10 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फाइन, तो फ्रेंड्स इसी बेस्ट विशेस के साथ में ऑल द बेस्ट फॉर यू, और आप अपना एग्जाम्स बहुत अच्छे से देना। थैंक यू।